हाय लबासना ड्रीमर्स, आज तारीख है 2 जून 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम कार्टून की इज्जत से समझेंगे कि कार्टून कहना क्या चाहता है। कार्टून में बेसिकली एक पीएम केयर फंड को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसकी आलोचना की जा रही है। आलोचना किसके रिकॉर्डिंग की जा रही है? इससे पहले के आर्टिकल में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसे अनडेमोक्रेटिक बोला गया है कि आप पीएम केयर फंड को आप अलग से क्यों जनरेट किए हो, जब एपिडेमिक डिजीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ऑलरेडी एक फंड को रेज करने का प्रावधान है। आपके पास ऑलरेडी एक सिस्टम था जिसके थ्रू आप फंड को रेज कर सकते थे, तो आपने ये इंडिविजुअल एक पीएम केयर फंड की स्थापना क्यों की? तो इस पूरे कार्टून में यही बताया जा रहा है, इसी मतलब पीएम केयर फंड की आलोचना की जा रही है कि ये पीएम मोदी से कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि आखिर इसका आपने किया क्या। और ये बोलते हैं ना, बट नो वन कैन नो हाउ मच आई केयर। मैंने पीएम केयर फंड में से कितना पैसा पब्लिक में कंट्री को पे किया, ये कोई पूछ नहीं सकता, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जितने भी पर्क्स अनाउंस किए गए हैं वो इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो हम लोग टैक्स और जो रेवेन्यू से जो पैसे जनरेट किए गए थे उसके थ्रू ये सारे रिलीफ पैकेज लॉन्च किए गए। तो कार्टून में यही बात बोली जाती है कि स्टिल कि पीएम मोदी जी आज भी इतने टाइम के बाद भी उस पर हाथ खड़ा करके बैठे हुए कि नहीं, ये पीएम केयर फंड है और इस पर तो केवल मेरा राज है, मुझसे कोई पूछ नहीं सकता कि मैं इसका क्या करूं। चलिए, आज के डेट पे हमारे पास पहला आर्टिकल जिसे मैं डिस्कस करूंगा वो इंडिया चाइना एंड फोर्टिफाइंग द अफ्रीका आउटरीच। यहाँ पर एशिया की दो बड़ी जॉइंट कंट्रीज़ हैं, एक है इंडिया और दूसरी है चाइना। तो इंडिया और चाइना दोनों अपनी डिप्लोमेसी को अफ्रीका में एक्सपेंड कर रही होती हैं। तो अब अफ्रीका में होता क्या है कि अफ्रीका एक पुअर कंट्री है, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है। अब यहाँ राइटर कंपेयर क्या कहते हैं कि पेंडेमिक के दौरान जिस जिस प्रकार से पूरी दुनिया परेशान है उसी तरह से अफ्रीका भी परेशान है। हालांकि अफ्रीका ने इसे कर्टन कर लिया समय रहते, उन्होंने उन्होंने भी लॉकडाउन वगैरह का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके कह रहे प्रॉपर तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट तो किया, लेकिन वहाँ पर मास्क की कमी, वहाँ वहाँ पर वेंटिलेटर की कमी, राइट। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बेसिक नीड है वहाँ की, कह रहे उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं। तो दो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जो ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करवा रही हैं, लेकिन दोनों की डिप्लोमेसी, दोनों की इंटेंशन, दोनों की स्ट्रेटजी और दोनों के अप्रोच में मेजर डिफरेंस है। सबसे पहले बात की जाती है चाइना की कि चाइना चाहता क्या है कि पूरी दुनिया से पूरी दुनिया उसको कह रही है कि ये वुहान वायरस कहाँ से जन्मा हुआ है, चाइना से जन्मा हुआ है। बट चाइना क्या चाहता है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ इस वाली बात को नकार दें, इस वाली बात को नकार दें, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो एड प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो ढेर सारा पर्क्स, वो ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ढेर सारा इन्वेस्टमेंट और ढेर सारा मास्क और ढेर सारा टेस्टिंग किट भेज करके अफ्रीका में क्या चाहते हैं कि अफ्रीका लोग का दिमाग वहाँ से हटा दें कि ये वायरस कहाँ से पैदा हुआ है, लोग ये बात सोचना बंद कर दें। सेकेंड थिंग, चाइना और क्या चाहता है? चाइना चाहता है कि उनका एक इमेज बिल्डअप हो, जो रेपुटेशन वो बनाना चाहते हैं उसमें, कह रहे हैं वो जो उनका वो अपना इमेज भी बिल्ड करना चाहते हैं कि हाँ एक बार आप। और थर्ड थिंग क्या चाहते हैं कि वो डिप्लोमेसी वो इतनी चीज़ें, इतना पर्क्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, कह रहे हैं इसका वो एहसान भी लादना चाह रहे हैं। ठीक है, तो तीन चीज़ें चाइना के पर्सपेक्टिव में क्या है, वो तीन चीज़ें चाहता है। कहता है कि पहले बात आप ये भूल जाओ कि ये वायरस कहाँ से आया है, ये बात आप भूल जाओ। दूसरी बात ये कि वो अपना इमेज क्रिएट करना चाहता है कि हाँ, कि मैं कितना दयावान हूँ, मैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के टाइम में देखो मैं तुम्हारी क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ठीक है, और एक प्रकार का एहसान है कि हम इमेज बिल्डम के अलावा भी कह रहे हैं हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और ये मैंने एहसान किया है तुम्हारे पर, ये सारी चीज़ें पे करके। ठीक है, तो ये तो चाइना की डिप्लोमेसी हो गई। दोनों, चाइना हो और इंडिया, तो दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। तो चाइना ने तो ये काम किया कि ये सारे टेस्टिंग किट वगैरह प्रोवाइड करवा करके चाइना तब तक तो सफल था जब तक एक सिटी में, पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट में अफ्रीकन कंट्री से उसे सेटबैक नहीं हासिल होता है। क्योंकि होता है अफ्रीका में भी नेशनलिस्ट लोग हैं, तो उन्होंने चाइना का विरोध किया, और चाइना का विरोध किया कि आप मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर और जितना भी आपने डिप्ट पे किया हुआ है, कह रहे हैं वो रिटर्न नहीं कर रहे थे। तो चाइना को यहाँ से सेटबैक लगता है कि जो पैसा, जो इन्वेस्टमेंट वो वहाँ पर कर रहे हैं, कह रहे हैं वो उनको वापस नहीं मिल रहा। फिर क्या बात करते हैं, राइटर कहते हैं कि चाइना का जितना भी इन्वेस्टमेंट है
वो या तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे है या तो वहाँ के रिसोर्स के एक्सप्लॉयटेशन पर है। मीन वहाँ से वो रिसोर्सेज को या तो निकालना चाह रहा है यहाँ से, या तो उसकी निगाह वहाँ के रॉ मटेरियल्स पर है ताकि वो उससे एक कोई फिनिशिंग गुड्स बना सके, ठीक है। और या तो वहाँ पर ढेर सारा डंपिंग करके और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करना चाह रहा है। कह रहे हैं ये दो पर्सपेक्टिव ये तो चाइना का है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो कह रहा है कि इंडिया वहाँ वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को, अफ्रीका को एज अ पार्टनर लेकर के चलता है। मीन अफ्रीका में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना, वहाँ पर हॉस्पिटल को बिल्ड करना, मीन स्कूल एंड कॉलेजेस को बिल्ड करना, कह रहे ये इंडिया की स्ट्रेटजी है। इंडिया इंडिया क्या करता है कि वहाँ के लोगों के साथ कल्चरली टाई अप कर रहा है। मीन वहाँ के कल्चर को इंडिया के कल्चर से मीन जोड़ रहा है, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जोड़ रहा है। और वहाँ के केवल इलाइट लोगों से, मीन जो बहुत अमीर हैं, जो बहुत रिच क्लास है, इंडिया का नेगोशिएशन केवल उनके साथ नहीं है, इंडिया वहाँ के लोगों के साथ एक लगाव रखता है। और इंडिया सीधा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करता वहाँ पर, ठीक है। तो चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो, इंडिया ने क्या किया कि जो मलेरिया की मेडिसिन है, पैरासीटामॉल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनाइन, तो ये सारी मेडिसिन अफ्रीकन कंट्रीज़ में प्रोवाइड करवाता है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इंडिया जाना जाता है जेनरिक मेडिसिन के लिए कि इन जेनरिक मेडिसिन इंडिया से ज़्यादा सस्ता कोई और नहीं पे कर सकता। इसलिए जब WHO जब कहीं अफ्रीकन कंट्रीज़ में या किसी अनदर कंट्रीज की या फिर किसी गरीब कंट्री में अगर कोई मदद पहुंचाना चाहता है, मीन दवाओं के रिगार्डिंग या कोई मेडिसिन के रिगार्डिंग, तो वो इंडिया से ही खरीद करके ले करके जाता है। क्योंकि इंडिया में क्या है कि मेडिसिन थोड़ी सी सस्ती मिल जाती हैं, हम सेम कंपोनेंट और सेम कंपोजिशन पे हम जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करवा देते हैं। वो और बात है कि इंडिया में ब्रांडेड मीन मेडिसिन को प्रमोट किया जाता है, लेकिन जो अदर कंट्रीज़ हैं कह रहे हैं वहाँ पर इंडिया से जेनरिक मेडिसिन वहाँ पर जाता है। तो राइटर कहते हैं कि यहाँ पर दो मेजर अप्रोच में बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं कि चाइना क्या करना चाहता है, चाइना अफ्रीका को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, उसका शोषण करना चाहता है, जबकि इंडिया क्या चाहता है, इंडिया उसे इक्वल पोजीशन देना चाहता है। तो दोनों की स्ट्रेटजी में बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं। फिर अब कल्चरली टाई अप और ये कौन कौन किसका मूवमेंट ज़्यादा होता है, कौन ज़्यादा एक्सपेंड करता है, कह रहे हैं ये तो आगे देखने वाली बात होगी। बट अभी राइट नाउ कह रहे हैं दोनों की स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक वहाँ पर इम्प्रूव है और इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है अफ्रीका में कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर देन में चाइना, ठीक। तो इस पूरे आर्टिकल में इन्हीं दो चीज़ों पर बात की जाती थी कि इंडिया का अप्रोच क्या है टूवर्ड्स द अफ्रीका और चाइना का अप्रोच क्या है टूवर्ड्स द अफ्रीका, इन दोनों पर डिस्कस किया गया है। ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है जो डिस्कस करने के लिए, वो ओमनियस सिग्नल्स के रिगार्डिंग है। अब ये ओमनियस सिग्नल का मतलब ये हुआ कि अभी कोरोना वायरस के बाद का, जब से हमने लॉकडाउन को इशू किया था, उसके बाद से इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जो प्रॉपर मेजरमेंट होना चाहिए था, करें अभी तो वो हमने किया ही नहीं है कि हमारा लॉस कितना हुआ है। लेकिन कोरोना वायरस या लॉकडाउन के पहले हमारा कितना लॉस हुआ है, कह रहे वो अभी दिख जाता है। क्योंकि जो हमारा GDP ग्रोथ रेट है वो 3.1 एंड 4.5 है। मीन हमें 2 ट्राइमेस्टर में हमें मिल जाता है कि 3.1 एंड 4.5% का ग्रोथ रेट है। ये दिखाता क्या है कि कोरोना वायरस जब नहीं भी था तो भी पूरे 11 साल के इतिहास में सबसे धीमी गति थी हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट की। तो कोरोना वायरस के बाद का अभी इम्पैक्ट, अभी तो फिनेंशियल साइकिल चली रही है, तो हमें पता लगेगा कि हमारा कितना नुकसान होता है। फिर डिफरेंट मीन मेजरमेंट की बात करेंगे, बोलेंगे कि IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने जो प्रोजेक्ट किया था कि इंडिया का ग्रोथ रेट 2.5% हो सकता है, कह रहे जब उन्होंने ये रिपोर्ट देखी होगी कि इंडिया मीन प्री कोविड-19 पीरियड में उसका ग्रोथ रेट 3.1 है, तो पोस्ट कोविड-19 में कैसे उसका 2.5 या 2.8% ग्रोथ रेट हो सकता है। कह रहे हैं ये बात तो पॉसिबल ही नहीं है। कह रहे हैं कि ये तो 11 साल के इतिहास में, कह रहे हैं ये पूरी इकोनॉमिक क्राइसिस है। कह रहे हैं ये गवर्नमेंट की फेलियर है कि गवर्नमेंट फेल हुआ है अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में। और इतनी वीक इकोनॉमी अगर कोरोना वायरस को अगर फाइट करती है, और इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, कह रहे वो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास वो वर्किंग हैबिट के रिगार्डिंग है। बात क्या करते हैं कि यूजुअली एक जो वर्क कल्चर होता है कि वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, फिर डिफरेंट सेक्टर की बात करेंगे कि लोग कैसे काम करना पसंद करते हैं और उनका वर्किंग आवर क्या होना चाहिए। और हमने लेबर लॉज को तो रिमूव कर दिया है, लेकिन क्या लेबर लॉज का रिमूव करने का हमें कोई एट इंस्टेंट कोई प्रॉफिट देखने को मिल रहा है? क्या हमारी इकोनॉमी, क्या हमारे जो बिजनेसेस हैं, क्या उस प्रकार से रन कर सकते हैं क्या?
ठीक, तो उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे, इसमें कोई कुछ भी उतना रेलिवेंट नहीं है जिसे वो डिस्कस किया जाए। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस से सी राजा राम मोहन राय का एक आर्टिकल है इंडिया और नेपाल के रिलेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि द हिंदू में बहुत स्पेशल आर्टिकल थे नहीं, तो मैंने उससे रिमूव कर दिया। मैंने एक इंडियन एक्सप्रेस का बहुत अच्छा आर्टिकल लिया है जिसे इंटरेस्ट बेस्ड नॉट स्पेशल। यहाँ पे बात करती हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशन पर। अब न्यू दिल्ली और काठमांडू के बीच का रिलेशन कैसा होना चाहिए, अभी के जो डिप्लोमेट्स हैं, मीन अभी भी जो आईआर को समझने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि चाइना का अपना चाइना ने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया है। ठीक, नेपालियों को इन्फ्लुएंस कर दिया, जिसकी वजह से नेपाल इंडिया के आगे इसमें जा कर के खड़ा हो गया। लेकिन सी राजा राम मोहन राय जी का मानना, मतलब सॉरी सी राजा मोहन जी का मानना ये है कि ये गलत है। कह रहे जो ये बात बोलते हैं, कह रहे हैं वो नेपाल की हिस्ट्री को भूल जाते हैं कि जब नेपाल के जो फाउंडर थे पृथ्वीराज जी, तो जब पृथ्वीराज जी ने जब इसका फाउंडेशन डेवलप किया था, तो उस वक्त चाइना में एक किंग का शासन चला करता था, और वो दो रॉक के बीच में खुद को मानते थे। मीन वो कहते थे कि वो कलकत्ता और चाइना के बीच में वो इस्टेब्लिश करते हैं, और वो खुद की ऑटोनॉमी और खुद की जियो पॉलिटिकल पोजिशन पर काफ़ी प्राउड करते थे। तो ये तो उस वक्त की बात है, 1816 की पहले की बात है कि घटना है कि नेपाल खुद को क्या समझता था, और वो इवन यहाँ तक क्लेम करता था कि जो अभी ये गंगा वाला रीजन है, मीन जो पूरा मगध वाला रीजन है, जो करंट में यूपी और बिहार वाला रीजन है, करे उसकी टेरिटरी तो यहाँ तक हुआ करती थी। करे ये तो अंग्रेज थे जिन्होंने नेपालियों को हराया, और वो वाला रीजन उनसे पूरा छीन लिया। ठीक, फिर कहते हैं कि नेपाल में भी नेशनलिज्म तो है ही। कहने जब 1816 में ट्रीटी ऑफ सौगोले की संधि होती है, कह रहे हैं जब अंग्रेजों ने नेपालियों को हरा दिया था, तो उसके बावजूद वो चाइना से मदद लिया करते थे कलकत्ता को काउंटर करने के लिए। कह रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है कि न्यू दिल्ली को काउंटर करने के लिए आज वो चाइना की मदद ले रहे हैं, नहीं, वो उससे पहले भी मदद लिया करते थे, और इसका पुराना इतिहास रहा है। कह रहे हमें वो इतिहास भूलना नहीं चाहिए कि नेपाल की जियोपॉलिटिक्स क्या थी, नेपाल की डिप्लोमेटिक थिंग्स कैसे मूव किया करती थी। कह रहे हमें इतिहास में जाकर के देखना चाहिए कि हमें अचानक से कोई चीज़ नया देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक, 1816 में होता क्या है कि जब ट्रीटी ऑफ सौगोली हो जाती है, ये नेपालियों को पसंद नहीं आती, क्योंकि उनका एक टेरिटरी का एक बड़ा हिस्सा उनसे छीन लिया गया था, और वो चाइना से मदद ले रहे थे कलकत्ता को काउंटर करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि 1839-1840 में अंग्रेजों ने जो चाइना के किंग थे, जिसे बोला जाता है ओपियम वार बोला जाता है, मीन अफीम युद्ध बोला जाता है। क्योंकि हुआ क्या था कि अंग्रेजों के अफीम को, मीन चाइना के उस वक्त के जो राजा थे, कह रहे हैं वो अंग्रेजों के अफीम को बेचने से मना कर देते हैं और रोक लगा देते हैं। तो अंग्रेज करते क्या है कि एज यूजुअल वो हमेशा से करते हैं कि उनके ट्रेडिंग के रास्ते में जो भी आता था उसके ऊपर वो अटैक कर दिया करते थे। तो अंग्रेजों ने भी अटैक कर दिया, 1839-1840 में अटैक कर दिया। तो उसके बाद से नेपाल के पास से ऑप्शन ख़त्म हो गया, क्योंकि जब अंग्रेजों ने चाइना के राजा को हरा दिया, तो उसके बाद एक जो विकल्प था नेपाल के पास कि कलकत्ता ने जिस प्रकार से ये ट्रीटी ऑफ सौगोली मुझसे साइन करवा ली है, हम उसका बदला लेंगे, कह रहे वो उस वक्त कमज़ोर पड़ गए। कह रहे इसकी वजह से इतना समय बीत गया। और आज़ादी के बाद भी अगर हम 1950 के बाद की भी बात करें, तो कह रहे नेपाल ने हमेशा से कोशिश की है कि चाइना को ये डराता था कि हम इंडिया के फेवर में चले जाएंगे, और इंडिया को डराता था कि हम चाइना के फेवर में चले जाएंगे, और दोनों के बीच का पूरा फ़ायदा उठाता था। क्योंकि उसका जो नेपाल की जो बाउंड्री लगती है, कह रहे हैं वो या तो इंडिया से लगती है और या तो वो चाइना से लगती है। जब से तिब्बत को एक्वायर कर लिया गया, तो उसके बाद से पहले तो तिब्बत से लगती थी, लेकिन जब तिब्बत चाइना का पार्ट हो जाता है, वो और बात है कि अभी राइट नाउ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, तिब्बत को हम ऑटोनोमस रीजन मानेंगे, और वो अपने पार्लियामेंट में अपने कांग्रेस में प्रॉपर बिल पारित कर देते हैं कि हम तिब्बत को ऑटोनोमस रीजन मानेंगे। लेकिन अभी राइट नाउ की जो सिचुएशन है, कह रहे जो पूरी दुनिया मानती है कि तिब्बत को चाइना का पार्ट मानती है। तो जब से तिब्बत चाइना का पार्ट बन जाता है, तब से नेपाल की बाउंड्री तिब्बत से लग जाती है। ठीक है, तो अब तिब्बत चाइना और इंडिया के बीच में अब नेपाल पड़ जाता है, और नेपाल ने हमेशा से कोशिश की है कि दोनों के बीच का फ़ायदा उठाया जाए। अब राइटर कहते हैं कि अब इसका सोल्यूशन भी ढूंढना चाहिए ना, क्योंकि नेपाल ने किया क्या है कि नेपाल, अगर आप आज बॉर्डर का डिस्प्यूट अगर आप आज सॉल्व कर भी लेते हो, तो कल किसी और वजह से नेपाल उठ खड़ा होगा। लेकिन हमें इसका परमानेंट और एक सस्टेनेबल सोल्यूशन चाहिए। सी राजा मोहन जी कहते हैं कि हमें इसका सस्टेनेबल सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, और ये सस्टेनेबल सोल्यूशन कैसे हमें मिल सकता है, कहते हैं बहुत ईजी है। कह रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ को एक टेबल पर आना चाहिए, और जितने भी इश्यूज़ हैं
चाहे वो नेपाली लोगों को सिटीजनशिप देने को लेकर के हो, क्योंकि नेपाली लोगों को क्या है कि इंडिया में सिटीजनशिप मिल जाती है, ठीक। और ओपन बॉर्डर है, इंडिया और नेपाल के बीच में ओपन बॉर्डर है, प्रॉपर फेंसिंग भी नहीं है। नेपाली लोगों को यहाँ पर नौकरी दी जाती है, इवन वो यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आईएएस और आईपीएस को छोड़ करके बाकी जो इनअदर पोस्ट होती हैं कर नेपाली और भूटानी लोगों के लिए खुली होती हैं। और जिस प्रकार से हमने भूटान के साथ 1949 में जो ट्रीटी हमने किया हुआ था, उनके साथ जो ट्रीटी साइन हुई थी, हमने 2006-7 में रिवाइव किया, उसमें अमेंडमेंट किया, उसमें चेंजेस किया, ठीक। तो उसी तरह से नेपाल के साथ भी हम कर सकते हैं कि नेपाल के साथ जो भी हमारा गठबंधन था 1950 में, कह रहे वो हम आज की डेट में आकर के हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, राइट। तो यही कहते हैं, एक टेबल पर आइए और आप इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए, ठीक। ये इस पूरे आर्टिकल में राइटर इसी पर बात करते हैं। ये पूरा आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।